अरे बिल्कुल नहीं यार, हमेशा आभारी ऊपर वाले का होना चाहिए, भगवान का। भाई की कल कौन संभाल ना पाए। नहीं सर, आप हमारे लिए भगवान ही हैं। अरे ये मेरा निकल गया इतना ही कहा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, निकलना ही था, तुम लोगों की मेहनत है यार। बहुत सही रहा सर इसमें कैसे है क्या। पता चला ये कितना कितना नंबर, मतलब कितने मिला, ये जो 32 28 केस दिया है सर, हाँ, ये कैसे पता चला, मतलब कि पास हूं फेल हूं? तुम जो नीचे वाले 2 सब्जेक्ट हैं उसमें जी तुम्हारा सर। गड़बड़ है। भाई तुम्हारी कितने, चार, पांच इसमें में, गड़बड़। 5 में थी ना तुम्हारी, जी सर। 5 में थी जिसमें से तुम 4 निकल गए हो ना, तीन तीन निकल गए जी हो, सर। 3 निकल गए, जी निकल गया। दो बची है, 2 तुम स्पेशल बैग की तैयारी कर लेना। सर बैच चल रहा है, स्पेशल बैच की। स्पेशल बैग, हाँ वो तो चल रही ना स्पेशल बैग की, सर ऐप पे चल रही है यूट्यूब पे सर? ऐप पे। लेकिन किस्मत के बहुत धनी हो, मतलब इतना सडन चेंज कि मतलब 5 5 में बैग लगना और उसके बाद तुम्हारी ईयर बच जाना बहुत बड़ी बात है। सर आपके आशीर्वाद है सर, आपके क्लास अटेंड करने, आप मुझे पढ़ाई इतना ही कहा अरे तो यार, फिर मैंने क्या। कहा मेरा थोड़ी, तुम लोगों की मेहनत है। सर आपकी फीस सस्ती है, इसीलिए कल क्लास में ज्वाइन किया था सर। हैं। आपकी सर आपकी फीस सस्ती थी, इसलिए आपकी क्लास ज्वाइन किया, और सबको मैंने बताया भी इसी से ज्वाइन करो, और सब लोग किए, लेकिन और लोगों का निकल गया, मेरा ही बच गया था। मतलब तुम्ही सबको ज्वाइन कराया, सबका निकल गया। चलो, जी सर, मेरा नहीं निकला। चलो ठीक, अब तो निकल गया, साल बच गया ना। जी सर निकल गया। चलो ठीक है ना, पढ़ाई करो, अब ईयर बचाओ अपना। ठीक है, थैंक यू सर। चलो ठीक, ओके। यस, गुड इवनिंग। तो भाई जिनका भी बैक पेपर फंसा था उसका रिजल्ट आ गया है, देखा तुम लोगों ने। परेशान ना हो, थोड़ी देर में आ जाएगा, है ना, अपडेट हो रहा है। अभी जिस बच्चे से मेरी बात हो रही थी, लिटरली सोच के देखो, उस बच्चे की 5 सब्जेक्ट में बैक थी, 5 सब्जेक्ट की बैक, सोच के देखो, समझे। 5 में बैक थी जिसमें से 3 निकल गई, 3 क्लियर हो गई, 2 बची खाली। यस आशीष, पास हो गए, चलो बहुत बढ़िया, है ना, ठीक है, ज्यादातर बच्चे पास हुए हैं, गुड गुड गुड, ठीक, मतलब बहुत क्लियर हुई अच्छे से, जो बड़ी इतनी दिनों से जो समस्याएं बनी थी। चलो खैर, हम लोग बात करते हैं आज सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, फटाक से खत्म कर लेते हैं। क्या उद्देश्य, क्या कहना चाह रहे हो। बहुत टाइम बाद ओपन, क्या कर, समझ नहीं पाया तुम्हारा। चलो भाई देखो, सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट क्या मतलब है, क्या कहना चाहता है। अच्छा, इस टॉपिक में सिर्फ एक और बचेगा, इसके बाद ओपोइड एनाल्जेसिक केवल बचता है ना, बाकी ये जो यूनिट 4 है ये तुम्हारा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और याद रहे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा यूनिट 4, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 4 और यूनिट 3, खूब क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो अच्छे से पढ़ लेना। हाँ, और वैसे भी ओपोइड एनाल्जेसिक, रिया तुम्हारा बैक क्लियर नहीं हुआ, कोई नहीं, ठीक, चलो बात करते, शुरू कर। अच्छा, सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, 2 चीजें हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसी में ये जो कैटेगरी है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, ठीक। तो इसमें क्या है कि वो मसल्स जो डायरेक्टली
सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अटैच्ड हैं, इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली जो अटैच्ड हैं, यहां पे हम वो दवाएं पढ़ेंगे जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं, पहली चीज। दूसरी खास समझने वाली बात ये कि यहां पे जो भी दवाएं हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये दवाएं आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं। ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी दवाएं हैं, है ना, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी दवाएं हैं, तो ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी मेडिसिन हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं, तभी ये कहां पे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती हैं। ठीक, तो ये जितनी दवाएं हम लोग यहां पे पढ़ेंगे वो सारी दवाएं कैसी हैं, ठीक है ना, वो सारी दवाएं आपके BBB ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं। अब जो भी हमारी मसल्स में ऐठन हो, क्या है ये टॉपिक का नाम क्या है, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। मींस जो भी हमारे शरीर में ऐठन है, मींस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, वो रिलैक्स नहीं हो पा रही हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है कि अक्सर उनकी नस चढ़ जाती है ना, बहुत तरह की कमियां हैं, हो जाती हैं शरीर में, जिसकी वजह से क्या होता है, नस चढ़ जाती है ना, और नस चढ़ जाने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। वो रिलैक्स, नस उतरती कब है, जब वो रिलैक्स हो जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो गई बट रिलैक्स नहीं हो पा रही, उसको क्या बोलते हैं, नस चढ़ जाना। अब उस केस में क्या देते हैं, मसल्स को रिलैक्स होने के लिए जो एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं उनको बोलते हैं सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। और खासकर वो एजेंट जो आपके सेंट्रल एक्टिंग मींस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे एक्ट करते हैं, यही हमारा सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। यस, जैसे गर्दन अकड़ जाती है ना, आज नोटिफिकेशन नहीं आया, अच्छा हो सकता है, एक्चुअली क्या है ना कि मौसम बहुत खराब है, तो मैसेज मैंने यहां से छोड़ा तो रास्ते में हो सकता है कुछ ज्यादा लोगों ने पकड़ लिया, वहां तक पहुंचा नहीं, मैं भी ठीक पहुंचेगा, इसीलिए मैं कई बार मैसेज डालता हूं। चलो भाई, मांसपेशियों में ऐंठन के इलाज के लिए मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाओं का उपयोग किया जाता है। ठीक, मांसपेशियों में जो ऐंठन आ जाती है, नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो जो नस चढ़ जाती है, उसको रिलैक्स देने के लिए जिन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट बोलते हैं। मांसपेशियों में ऐंठन एक मांसपेशी या मांसपेशियों के समूह का अचानक अनैच्छिक रूप से सिकुड़ जाना। सिकुड़ जाने का मतलब क्या है, सिकुड़ जाने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। देखो मसल्स का प्रॉपर काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, है ना, ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता रहता है, कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रॉपर चलता रहता है ना। अब इस केस में क्या है, इस केस में कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया बट रिलैक्स नहीं हो रहा है। एक मूवी आई थी काफी पहले सलमान खान की, बहुत पहले, बीवी नंबर 1, है ना, शायद देखी हो। उसमें अनिल कपूर डॉक्टर होता है और होटल में जब जाता है सलमान खान तो उसकी नस चढ़ जाती है। फिर वो डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर क्या करता है, एक इंजेक्शन लगाता है
और आराम से वो ठीक हो जाता है ना। जस्ट एन एग्जांपल, मैं नहीं कहता कि कोई मूवी देखो जाके या कुछ, तो होता क्या है कि जैसे नस चढ़ गई है ना, नस चढ़ गई किसी की और वो रिलैक्स नहीं हो रही, तो उसके लिए ये दवाएं दी जाती जिससे आसानी से नस उतर सके। भाई नॉर्मल में तो नस चढ़ना उतरना लगा रहता है ना, कई बार इतना ज्यादा हो जाती है कि फिर वो बहुत मतलब पेनफुल भी होता है और आसानी से नहीं उतरती है, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट की। ओके, खिंचाव के कारण कई बार मांसपेशियों में ऐठन बहुत ज्यादा खिंचाव हो जाता है ना, जैसे लोग जिम वगैरह जाते हैं, कभी कभी जरूरत से ज्यादा वेट उठा लिए या जब बेंच मारने चलते हैं तो ज्यादा वो कर लिए, तो फिर क्या है, मसल्स जैसे अकड़ सी जाती है। यस, आम जिंदगी में होता रहता है, नॉर्मल है, लेकिन कई बार जब ये बड़ा रूप ले लेता है, बीमारी का रूप ले लेता है, तब इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं। खिंचाव के कारण हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप पीठ के निचले हिस्से में दर्द, गर्दन में दर्द, खासकर लोगों को पीठ के निचले हिस्से में, कमर के पार्ट में कई बार ऐसे अकड़ जाती है ना। गांव वगैरह में ठंडी के टाइम में, और ये ठंडी में खूब होता है, ठंडी के टाइम में ये खूब होता है, ठीक है, ठंडी के टाइम में ये खूब होता है, जिसको फाइब्रोमैल्गिया कहते हैं, फाइब्रोमैल्जिया भी बोलते हैं इसको। स्थिति में हो सकता है दूसरी और मांसपेशियों में अकड़न, एक निरंतर होने वाली मांसपेशियों की ऐठन, जो मांसपेशियों की कठोरता या जकड़न का कारण बन सकता है। आज थोड़ा है ना, बाकी लोग रिफ्रेश करो, सही हो जाएगा। ठीक, सबको नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? दरअसल मौसम जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, इस वक्त देखो बाहर बहुत कोहरा पड़ रहा है, तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू होता है ना, थोड़ा बहुत, लेकिन अभी स्टेबल है। जब होता है तो यहां पे दिखा देता है मुझे इस वक्त, सही है ना। 70 MBPS की स्पीड मिल रही डियर मेरे सामने, 70 MBPS की स्पीड मिल रही है, और मुझे लाइव जाने के लिए 50 MBPS सफिशियंट है। कितना? 50 MBPS, ये सफिशियंट और मुझे ये मिल रहा है, तो इसलिए नेटवर्क इश्यू का तो कोई मतलब ही नहीं, इसीलिए मीटर में सामने लगा के रखता हूं। खैर, है ना, मांसपेशियों में अकड़न मस्तिष्क या स्पाइन के चोट के कारण, कई बार है ना, कई बार जो है होता क्या है, दिमाग पे चोट आ जाती है, दिमाग पे चोट आ जाती है, उसकी वजह से भी क्या होता है, दिमाग में चोट आएगी तो फिर क्या, रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन। भाई क्या हुआ कि डीपोलराइज मींस कॉन्ट्रैक्शन हो गया, क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। कैसे हो गया भाई, सोडियम आयन चैनल डीपोलराइजेशन कैसे होता है भाई, ये कोई नर्व है तुम्हारी, ये नर्व है, तो नर्व में जब यहां पे जो चैनल्स हैं, अगर सोडियम चैनल ओपन हो गया तो सोडियम आयन की एंट्री हो जाएगी। क्या होगी? सोडियम आयन की एंट्री, हमने पहले भी बता रखा था। यस, तुम लोगों को देखने के लिए तो 500 नहीं 10 kbps भी होगी तुम्हारे यहां तो भी चलेगा, केबी नॉट एमबी, kbps भी 10 kbps में भी देख सकते हो, बट हमें लाइव जाने के लिए मिनिमम 50 mbps चाहिए होता है, तभी तुम सबके घरों में मैं क्लियर दिखाई देता हूं, राइट। तो मेरी कोशिश यही रहती है, इसीलिए मेरा 1 GB mbps वाला पैक रहता है, 1 GB mbps वाला, 1 Gbps कह सकते हो, है ना। तो बेटर है कि इसीलिए इतना बढ़ा के लिया कि धीरे धीरे करके हिंदी में लिखा है। यस, चलो भाई, है ना। फिर ब्रेन में चोट की वजह से क्या है, सोडियम चैनल ओपन हो गया, चोट लग गई, सोडियम आयन चैनल ओपन हो गया, और नीचे आ गया क्या, नर्व में पॉजिटिव चार्ज। जब नीचे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जब नीचे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो क्या होता है, इसको क्या बोलते हो, इस स्टेज को डीपोलराइजेशन, ठीक, डीपोलराइजेशन बोलते हैं ना। अब डीपोलराइजेशन हो गया मींस कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ध्यान से समझो बात को, क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब कंटिन्यूअसली ये सोडियम आयन चैनल किसी तरीके से
कोई चोट लग गई या किसी और फैक्टर की वजह से सोडियम चैनल ओपन है और ये ओपन ही है, तो फिर क्या, प्लस 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 नर्व पे प्लस चार्ज ही आता जा रहा है और ये कंटिन्यूअस डीपोलराइजेशन मींस कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज ही बनी है। अब सोच के देखो, ये कॉन्ट्रैक्शन, ये रिलैक्सेशन, ये कॉन्ट्रैक्शन, ये रिलैक्सेशन, अब खाली कॉन्ट्रैक्शन है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, मींस ऐंठन बढ़ती जा रही है शरीर की, और जब बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, पेन होगा। अभी चलने लगा प्रशांत, है ना। हाइपर पोलराइजेशन, डोंट वरी, अभी हाइपर पोलराइजेशन आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, डीपोलराइजेशन हो गया, है ना। और लगातार डीपोलराइजेशन, इसमें कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज जब आती है तो डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन जब होता है तो उसके इलाज के लिए हम कौन सी दवा देते हैं, डीपोलराइजेशन यानी सोडियम आयन चैनल, है ना। सोडियम आयन चैनल ओपन है, सोडियम आयन चैनल को बंद करने के लिए कौन सी दवा देंगे, मसल रिलैक्सेंट देंगे। तो ये क्या करेगा, ये करेगा, और कौन सा है, हमने मान लिया गाबा ले लिया, क्या ले लिया, गाबा, ऐसे ऐसी ड्रग्स ले ली जो गाबा रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, है ना। और गाबा हमारा क्या करता है, गाबा एक खूबसूरत सा एक रिसेप्टर है, कैसा, पेंटामेरिक रिसेप्टर है, जहां से होगा क्या, ये जैसे ही एक्टिवेट होगा क्लोराइड आयन चैनल खुल जाएगा, और जैसे क्लोराइड खुलेगा वैसे ही इसका मुंह बंद हो जाएगा, यानी सोडियम आयन अंदर आना कम और क्लोराइड आयन की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो क्लोराइड आयन जैसे ही अंदर आएगा वैसे ही शुरू हो जाएगा क्या, रीपोलराइजेशन, क्या, रीपोलराइजेशन, है ना। अब देखो ध्यान से, ये रीपोलराइजेशन हुआ, फार्माकोलॉजी में रिवोल्यूशन में 16 से 26 हो गए अमित, कांग्रेचुलेशन माय डियर, है ना। 16 थे, 16 से 26 हो गए, गुड, पास हो गए बेटा, बच गई तुम्हारी स्पेशल बैग भी, है ना। तो देखो ध्यान से, क्या हो गया, रीपोलराइजेशन हुआ, मींस जो बीमारी थी, नस चढ़ी थी, नस उतर गई, है ना। एक एग्जांपल मैंने स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में पढ़ाया था और बताया था, ट्यूबोक्यूरारिन क्या करते हैं, आदिवासी लोग जानवरों की क्या का शिकार करने के लिए तीर, लोहे के तीर होते हैं, तीर के आगे ट्यूबोक्यूरारे लगा लेते हैं और उसके बाद उसको फूंकते हैं या किसी चीज से मारते हैं, जानवर को कहीं लग जाता है, जानवर को कहीं लग गया तो फिर क्या हुआ, वो रिलैक्स पड़ा रहता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाता, इसके ठीक उल्टा उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता, राइट। कॉन्ट्रैक्शन ना हो पाने की वजह से, क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि वो गाबा को ऑन कर देता है, ट्यूबोक्यूरारे या स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट क्या गाबा को ऑन कर देता है, और क्लोराइड आयन लगातार अंदर आता रहता है, पहले रीपोलराइजेशन और फिर हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन में वो पड़ा रहता है, आंखें उसकी खुली रहेंगी, ब्लिंक नहीं होंगी, रिलैक्स तो हैं, फटी सी हैं, बड़ी सी हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी। देख रहा है कि सामने वाला चाकू लेके काटने आ रहा है, मारने आ रहा है, लेकिन ना तो जानवर और इंसान पर अटैक किया गया तो इंसान हिल डुल नहीं सकता, चाहे जो उसके साथ होता रहे, पेन ऐसा नहीं कि उसको पेन नहीं हुआ, पेन होता रहेगा, बट वो कुछ मूवमेंट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उसके स्केलेटल मसल, बाकी जितने रिसेप्टर्स हैं सब बराबर काम कर रहे हैं, खाली स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, रिलैक्सेशन होता रहेगा, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। धीरेन्द्र, केमिस्ट्री में 18 से 0 हो गए तो गड़बड़ हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो हाइपरपोलराइजेशन समझ में आया। तो कुल मिला के डीपोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन करने को क्या बोलते हैं, मसल रिलैक्सेंट, ठीक।
मसल रिलैक्सेंट मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाएं होती हैं, जैसे सर्जरी के दौरान, जब कभी सर्जरी हो रही हो, उसमें सर्जरी के दौरान अगर कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा तो दिक्कत होगी। सर्जरी के दौरान अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दिक्कत है, तो कॉन्ट्रैक्शन से, मसल कॉन्ट्रैक्शन को बचाने के लिए, रोकने के लिए, ठीक। ओके, मांसपेशियों की ऐंठन को ठीक करने के लिए, अकड़न को ठीक करने के लिए, पीठ के निचले हिस्से में दर्द है तो इन सब चीजों के लिए क्या है, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसी का इंग्लिश वर्जन देख लो भाई, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट आर द क्लास ऑफ ड्रग दैट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू रिड्यूस द मसल स्पास्टिसिटी या टेंशन। मसल की ऐंठन हो गई, मसल में टेंशन हो गई, जिसकी वजह से पेन हो रहा है, और मसल पेन को बोलते हैं मसल स्पास्टिसिटी। स्पाज्म मतलब होता है पेन, मसल स्पाज्म मतलब मसल का पेन। किसकी वजह से होता है, टेंशन की वजह से। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट देंगे तो क्या होगा, मसल्स की स्पास्टिसिटी और टेंशन दूर हो जाएगी। दे एक्ट ऑन द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू प्रोड्यूस देयर मसल रिलैक्सिंग इफेक्ट, है ना। ये क्या करते हैं, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे जाके एक्ट करते हैं, जहां से मसल्स में रिलैक्सेशन होता है। मेडिकेशन ऑफ एन प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन एसोसिएटेड, जैसे मसल स्पाज्म, मसल्स में पेन हो रहा है, जैसे कोई मसल इंजरी है, कोई नॉर्मल स्ट्रेन हो गया हो, या न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर हो, कोई ब्रेन में किसी तरह की कोई समस्या हो गई हो, उनको ठीक करने के लिए हम ये दवाएं देते हैं। दीज आर द ड्रग विच एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिक्रीज स्केलेटल मसल टोन, स्केलेटल मसल्स की टोन को घटा देते हैं। एक बार मैं रिफ्रेश करके देखता हूं, है ना। बच्चे पास हो रहे हैं, रिजल्ट भेजते जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पास हुए, गुड। ठीक है, तो जो भी मसल्स मूवमेंट है, मसल्स के में क्या करते हैं, ये ट्रीट करते हैं। चलो अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें कुछ क्लासेस हैं, ध्यान दो। क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, ठीक। तो सबसे पहले मेफेनेसिन कॉन्जेनर्स हैं, इसमें एग्जांपल कौन से, मेफेसिन हो गया, कैरिसोप्रोडोल हो गया, राइट, क्लोर जॉक्साजोन, क्लोर मेजानोन और मेथोकार्बामोल। दूसरी है सेडेटिव कैटेगरी की बेंजोडाइजेपिन्स, डाइजेपाम एंड डाइजेपाम्स की अदर ड्रग्स जो होती हैं। ओके, गाबा माइमेटिक की बात करें, किसकी, गाबा माइमेटिक की बात करें, ठीक। तो गाबा बाइमेटिक में कौन सा है भाई, बैक्लोफेन है और थायोकोल्चिकोसाइड है। दूसरा सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट जिसमें टिजानिडीन है। ये कुछ ड्रग्स हैं, ये 144 स्लाइड हैं, उसमें से 135 नंबर की स्लाइड चल रही है, ठीक। ये पीडीएफ जैसे ही क्लास, क्या जब कल की क्लास खत्म होगी तो पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी पूरी स्लाइड्स की, है ना, एक साथ पीडीएफ बना के। राजस्थान, अरे काहे परेशान हो, आज देखो मॉडल पेपर आज खत्म हुआ, किसका, झारखंड का खत्म हो गया, आज 3 दिन में पूरा पेपर खत्म, किसका, झारखंड वालों का, और 100% मेरे मॉडल पेपर से आया। कर्नाटका बोर्ड वालों, हाँ, दूसरा है गाबा माइमेटिक। ये जो गाबा माइमेटिक ड्रग्स हैं, ये गाबा के एक्शन को मिमिक करती हैं, गाबा के एक्शन।
कहते हैं ना मिमिक्री करना, सुना है ना, मिमिक्री करना, कहते हैं ना कि वो अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करता है, वो अनिल कपूर की मिमिक्री करता है, कोई सलमान खान की मिमिक्री करता है ना। मींस गाबा माइमेटिक, ऐसी ड्रग्स जो गाबा के एक्शन को की मिमिक्री करती हैं, कॉपी करती हैं या गाबा के एक्शन को बढ़ाती हैं। ये ड्रग्स कौन सी? गाबा माइमेटिक एक्शन, है ना। सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट टिजानिडीन, ये सारी हैं कैसी? सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। इनकी बात करेंगे हम, कहे कि इनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, फार्माकोलॉजिकल, यस नकल करना है ना, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ध्यान रहे ये चीजें जल्दी अच्छे अच्छे लोग पूछते ना कि सर जी कौन सी किताब खरीदें, जो मैंने प्रीवियस में न्यूट्रोपिक्स पढ़ाया है ना, या मैं जो नोट्स दे रहा हूं चेक कर लो अगर किसी किताब में मिल जाए। वाकई में डी फॉर्म लेवल की किताब में नहीं मिलेगा, है ना, हायर लेवल में जाओगे तो मिलेगा। समस्या ये है कि सब बच्चों के पास कई सारी बुक्स होती हैं, है ना, और तुम्हारे में है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखता ही नहीं है। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलो नीतू। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते सर वो रिवोल्यूशन का सर निकल गया है रिजल्ट, देख लीजिए एक बार, आपको भेजे 23 उसमें दिखा रहा, तो 18 और 23 मिला के 41 सर हो गए। अरे बस पार्टी अब होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। टेंशन पास हुए हैं, वरना बहुत टेंशन थी। मैंने तो कहा था टेंशन मत लो, पास हो जाओगी। नहीं सर, इतना सब लोग पैसा मांग रहे थे, आपके कहने से खाली 500 रुपए का फॉर्म भरे थे। बस पैसा जिसने दिया वही गड़बड़ कर दिया, समझे। जी सर। चलो ठीक है सर ना। अब ये मार्कशीट ये सर कैसे इस कॉलेज में ही तो आएगी? हाँ इसी में? हाँ हाँ, परेशान मत हो, कॉलेज में आ जाएगी, समय से सबके साथ आएगी। जी जी ठीक है, ठीक। चलो नमस्ते सर। नमस्ते। सोचो बच्चे कितना खुश है, लोग 10,000 रुपए मांग रहे थे कि दे दो हम पास करवा देंगे। लास्ट तक मैंने इसको बोला था कि एक पैसे मत देना किसी को, ऐसे ही निकल जाएगा तेरा, देखो निकल गया। समझे, पैसों का खेल हर जगह नहीं चलता है ना। लोग अपनी जेब में रख, अभी सोचो इसने 10-12 हजार रुपए किसी को दे दिए होते, है ना, निकल जाता तो सामने वाला क्या बोलता? सामने वाला बोलता मैंने करा दिया, है ना, और 2-4 हजार रुपए और दो, और मांगा गया है। सही है कि नहीं? तो पैसे से हमेशा सब कुछ नहीं होता। यस, फार्माकोलॉजिकल एक्शन में आपको हेडिंग्स देखो, ज्यादातर अगर तुम लोगों ने देखा हो फार्माकोलॉजिकल एक्शन बहुत आसान है, बहुत आसान है, मतलब ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है भाई। फार्माकोलॉजिकल एक्शन का मतलब क्या है कि जो ड्रग तुमने ली उसका फाइनल एक्शन क्या होगा। बहुत सारे बच्चे फार्माकोलॉजिकल एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कंफ्यूज रहते हैं, मतलब पूरा पढ़ के निकल जाएंगे, उनको लास्ट तक यही नहीं पता चलेगा क्या है फार्माकोलॉजिकल एक्शन और क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, है ना, या मोड ऑफ एक्शन, पता ही नहीं चल पाता उनको, लास्ट तक कंफ्यूजन रहता है। भाई देखो तुमने दवा ली, तुमने मेडिसिन इनटेक की, ध्यान से समझना, ये चीजें समझ में नहीं आती हैं लास्ट तक। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जैसे मेडिसिन तुमने ली और सीधा इस मेडिसिन से क्या हुआ, इस मेडिसिन का क्या एक्शन हुआ, सिंपल इसको क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक, अब इस फार्माकोलॉजिकल एक्शन में इस दवा से बॉडी के बाकी के ऑर्गन में, भाई तुमने बुखार उतारने के लिए कोई दवा दी, अब वो खाली तुम्हारे हाइपोथैलेमस में थोड़ी खाली वर्क करती है, बॉडी के अंदर गई है तो बॉडी के दूसरे पार्ट पे भी असर करेगी, तो उसका क्या असर होगा तुम्हारे स्केलेटल मसल पे, है ना, क्या एक्शन होगा स्केलेटल मसल पे, क्या एक्शन होगा तुम्हारे लीवर पे, क्या एक्शन होगा तुम्हारे किडनी पे, क्या एक्शन होगा तुम्हारे स्मूथ मसल पे, क्या एक्शन होगा तुम्हारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, है ना। तो बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उन पे भी क्या असर होगा, डायरेक्टली असर, वो सब क्या है? फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसको क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फिर सर जी मोड ऑफ एक्शन क्या है? मोड ऑफ एक्शन ऐसा है कि तुमने दवा खाई, है ना, ड्रग तुमने इनटेक की, इनटेक करने के बाद ड्रग का एडीएमई हुआ, क्लियर, एडीएमई के बाद
फार्माकोडायनेमिक्स यानी रिजल्ट तक पहुंचने के लिए तुमको कौन कौन सा रास्ता अपनाना पड़ा। ड्रग गई, ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ फाइनली ब्लड में, सेल के पास जो है रिसेप्टर है ना, रिसेप्टर के साथ ड्रग ने बाइंड किया, ठीक। फिर उस रिसेप्टर ने कौन सा एक्शन, रिसेप्टर सेल को क्या करेगा, सही जगह तक पहुंचाएगा, मींस बाइंडिंग करने के बाद किस तरीके का एक्शन परफॉर्म करती है। देखो मोड ऑफ एक्शन में कंप्लीट वे लिखना है आपको, कंप्लीट रास्ता लिखना है कि तुम भाई तुमको दिल्ली जाना है ना, तो तुम अपने घर से तुमने ऑटो पकड़ा, ऑटो से तुम रेलवे स्टेशन पे गए, ट्रेन में बैठे, ट्रेन में तुमको टीटी मिला, टीटी को तुमने टिकट दिखाया, वहां पे तुमने नाश्ता पानी किया, फिर ये स्टेशन पड़ा, फिर ये स्टेशन पड़ा, फिर ये स्टेशन, और फाइनली समोसा वमोसा खाते खाते तुम अपने घर पहुंच गए। ये तुम्हारा मोड ऑफ एक्शन है, ठीक। और रोहित यादव एडीएमई क्या है, तो डियर तुम फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ सकते अगर तुमको एडीएमई नहीं पता है तो, मतलब वाकई में बोलना नहीं चाहिए लेकिन सच्चाई यही है, फैक्ट यही है। जिसको एडीएमई नहीं पता वो फार्माकोलॉजी कैसे पढ़ सकता है। शुरुआत के लेक्चर्स देखो डियर, पहला चैप्टर है ये, ठीक, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। इसके बिना फार्माकोलॉजी खत्म, कुछ है ही नहीं है, राइट। फिर देखो और फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन में तुमने दवा खाई और क्या एक्शन हुआ, मतलब तुमको यहां से अपने घर तुम पहुंच गए, घर पहुंच गए क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। लेकिन घर डोज पहले, अगर पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा तो फिर क्या कर सकते हैं, डोज बढ़ा सकते हैं। ओके, ये पीडीएफ में दे दूंगा, बस यहीं तक था, ठीक है, ब्रेक हो रहा कोई बात नहीं। ठीक है ना, बाकी इसकी मैं पीडीएफ दे दूंगा तुम लोगों को, कोई नहीं, यह इशू है ना, वैसे भी टॉपिक तुम्हारा खत्म हो गया है, ठीक, वैसे भी टॉपिक तुम्हारा खत्म हो गया है। ओके, चलो भाई, कल मिलते हैं लास्ट टॉपिक के साथ, लास्ट टॉपिक के साथ कल मिलते हैं।